प्रिय विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी ठीक होंगे। आज हम हिंदी विषय का सबसे महत्वपूर्ण, यूँ कह ली बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान विषय पढ़ेंगे, शब्द व्यवस्था। सबसे पहले जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पहले हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन हमने पढ़े थे। इन सभी को यदि हम इनमें से कुछों को समूह रूप में लिखते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना होगा कि केवल समूह से काम चलने वाला नहीं है, उनका जो समूह बनेगा वो सार्थक भी होना चाहिए। अर्थात एक उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा कमल। जैसे हमने एक शब्द लिखा कमल, इसका अर्थ होता है फूल, अर्थात कमल का फूल। ये तो इसका अर्थ हो गया, ये सार्थक समूह है। मैंने कै वर्ण लिखा, फिर मैं लिखा, फिर ले लिखा, इन सभी का समूह बनाया और ये सार्थक भी था, इसलिए हम इसको कहेंगे शब्द। इसी तरह से यदि इसके विपरीत मैं लिख दूं मैं ले कै, यदि मैं इस शब्द को लिख दूं, ये वर्णों का समूह तो बन गया, परंतु इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, अर्थात ये निरर्थक है, इसको हम शब्द नहीं कह सकते। मैंने क्या लिखा? वर्णों के सार्थक समूह को, वो अर्थ उसका निकलना चाहिए। यदि उसका अर्थ नहीं निकलता तो हम उसको शब्द के अंदर नहीं रख सकते, वो शब्द नहीं कहलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं शब्द भेद, अर्थात शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द के अनेकों प्रकार हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि रचना की जगह पे बनावट के आधार पर, किसके आधार पर? बनावट के आधार पर, या कह सकते हैं रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानते हैं, पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ का मतलब होता है परंपरावादी, जो परंपरा से चला रहा हो, अर्थात आपने ये तो सुना होगा कि ये तो परंपरा है, ये टूटने वाली नहीं है। अर्थात इसकी परिभाषा भी इसी तरह से बनेगी, जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो। यदि मैं एक शब्द लिखूं जैसे कम, मैंने लिखा यहाँ पे कम, यदि इस शब्द को मैं तोड़ करके लिखूं, अर्थात इनके मैं खंड कर दूं या इसके मैं टुकड़े कर दूं, तो ऐसे बनेंगे क और मैं, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान का के बारे में नहीं बता रहा। इसी तरह से ये भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में नहीं बता रहा, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है। परंतु जब ये मैंने कम लिखा था, इसका अर्थ था यानी कि अल्प, यानी कि कम, कोई वस्तु है कम या ज़्यादा, अर्थात ये अर्थ दे रहा था, परंतु इसके टुकड़ों का अर्थ नहीं निकलता था। जैसे कै का अर्थ नहीं है, अलग से मैं लिख दूं उसका अर्थ नहीं है। तो इसकी परिभाषा हुई जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कम है, जैसे हम है, जैसे दम है, जैसे नम है, ठीक है, इस तरह से, जैसे वन है, ठीक है, जैसे जल है, अर्थात आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, रचना के आधार पर दूसरा इसका भेद है यौगिक। यौगिक माने
जोड़ जोड़ से बना हो, जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर के बना हो, जो शब्द दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना हो। जैसे हमने पहले लिखा था कम, ये एक रूढ़ शब्द था, फिर मैंने लिख दिया जोर, ये भी रूढ़ शब्द है, ये भी रूढ़ शब्द है, परंतु जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा कम और जोर, कमजोर। अर्थात ये शब्द जो कहलाएगा हमारा, ये बनेगा यौगिक शब्द। अर्थात जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर के बना हो उसे कहते हैं यौगिक। योग मैंने जोड़। उसके बाद आता है योग रूढ़। योग भी और रूढ़ भी, अर्थात जो यौगिक भी है और रूढ़ भी है। देखिए कैसे जानते हैं। जो शब्द यौगिक होते हुए भी, परिभाषा देखिए, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष, ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाए। अब देखिए ये शब्द यौगिक भी है और ये रूढ़ भी है, इसीलिए कहेंगे इसको योग रूढ़। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूं, यौगिक शब्द, सॉरी, पंकज, मैंने लिखा पंकज। अब ये जो शब्द है इसको यदि हम अलग अलग करें, जैसे पंक जमा जय, अब जो ये शब्द है ये देखिए रूढ़ शब्द है, ये शब्द भी क्या है, रूढ़ शब्द है। इनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, यौगिक। अर्थात ये शब्द यौगिक है। साधारण सी बात है, जब ये रूढ़ है, ये रूढ़ है, दोनों को मिलाने से ये यौगिक बना है। अब ये यौगिक होते हुए भी यदि हम इसका अर्थ देखें, अर्थ के आधार पर ये क्या हो जाएगा, ये अर्थ के आधार पर रूढ़ हो जाएगा। इसी तरह से फिर इसका नाम रखा गया योग रूढ़। जैसे जैसे मैंने लिखा था पंकज, पंक मैंने होता है कीचड़, और जय मैंने होता है उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला। अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अर्थात अब इसका अर्थ देखिए, ना तो कीचड़ रहा, ना तो पंख रहा, ना तो इसका अर्थ पंख रहा और ना ही इसका अर्थ जय रहा, तो इसका अर्थ हो गया कमल। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, पंख जमा में जय, पंकज है, रूढ़ शब्द है, ये भी रूढ़ है, दोनों को मिला दिया पंकज बन गया, तो ये यौगिक बन गया। अब यौगिक शब्द तो है ये, यौगिक होते हुए भी इसके लिए, इस कमल के लिए रूढ़ हो जाएगा, बदलेगा नहीं। अब देखिए, अब कीचड़ में तो जैसे मेंढक भी उत्पन्न होता है, या घास भी उत्पन्न होता है, काई भी उत्पन्न होता है, और मछली उत्पन्न होता है, परंतु इनको तो हम पंकज नहीं कहेंगे। ठीक है ना, समझ में आई बात। इनको हम पंकज नहीं कह सकते, केवल और केवल हम कमल के लिए इस रूढ़ करेंगे, इस शब्द को कमल के लिए ही ये रूढ़ माना जाएगा। इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं, जैसे पीताम्बर है। अब पीताम्बर का मतलब होता है पीत मैंने पीला, अंबर मैंने वस्त्र, पीला वस्त्र, इसका अर्थ नहीं होगा, इसका अर्थ होगा पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात ये श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो जाएगा। अर्थात ये शब्द यौगिक होते हुए भी कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए इसको कहेंगे योग रूढ़। इसी तरह से गजानन है, इसी तरह से गजानन है। गज मैंने हाथी, आनन मैंने मुख, गज मैंने हाथी। अब गज शब्द क्या है,
रूढ़ शब्द है। आनन शब्द क्या है? रूढ़ शब्द है। और गजानन क्या है? यौगिक शब्द है। परंतु यौगिक होते हुए भी ये गजानन किसके लिए रूढ़ हो जाएगा? ये श्री गणेश के लिए रूढ़ हो जाएगा। तो ये शब्द क्या है? गणेश के लिए जो रूढ़ होया, जो गजानन था, वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। चलिए, तो ये थे रचना के आधार पर, अर्थात बनावट के आधार पर। याद रखेंगे, बनावट, बनावट के आधार पर इसके कितने भेद हैं? 3 प्रकार के ये शब्द हैं। रचना के आधार पर अर्थात बनावट के आधार पर, अर्थात स्थिति के आधार पर। उसके बाद चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर। हो सकता है उत्पत्ति ना लिखा हो, कई बार ऐसे भी लिखा हो सकता है उद्गम, उद्गम के आधार पर, या फिर हो सकता है यूं लिखा हो स्रोत के आधार पर, या फिर लिखा हो सकता है कि इनका भंडार, मीन देसी भाषा में हम कह सकते हैं भंडार। ज़्यादातर मोस्टली क्या होगा, या तो लिखा होगा उत्पत्ति के आधार पर, या उद्गम के आधार पर, या स्रोत के आधार पर। भंडार मैंने इसे लिख दिया समझाने के लिए। खजाना मीन, भंडार मीन खजाना। इनका खजाना क्या है, इनका उद्गम, ये निकले कहाँ से हैं, इनका स्रोत क्या है निकलने का, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनका भंडार क्या था, इनका खजाना क्या था। अर्थात आप समझ गए होंगे उत्पत्ति क्या होती है, निकले कहाँ से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज जिसको हम देशी भी कहते हैं, विदेशज नंबर 4 जिसको हम विदेशी भी कह सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। चलिए पहला देखते हैं, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? देखिए, यदि इसको मैं तोड़ करके लिखूं, तत् जमा में सम। तत् मैंने होता है वही या वह, और सम मैंने होता है समान। अर्थात तत् मैंने वह, सम मैंने समान। वह जो था, सम मैंने समान, यूं का यूं प्रयोग कर लिया गया। परंतु किसका शब्द था ये संस्कृत भाषा का शब्द था। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के, यानी कि समान, बिना किसी बदलाव के तत्सम प्रयोग कर लिए जाएं, उसे कहते हैं तत्सम। यानी कि वही का वही समान रूप, बिना बदलाव के, यूं के यूं हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाएं। परंतु किस भाषा के शब्द? ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा के शब्द। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, आम्र और सर्प। आम्र, सर्प, ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हस्त, जैसे ग्राम। सामान्य से उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे अग्नि भी संस्कृत का शब्द है। और भी देख ले सकते हैं, जैसे दधी, दही हम खाते हैं, दधी, इसको संस्कृत में दधी बोलते हैं। तो ये दधी, आम्र, सर्प, हस्त, ग्राम, अग्नि, ये शब्द किसके हैं? संस्कृत भाषा के हैं। परंतु इन सारे शब्दों को हिंदी में यूं का यूं बिना किसी बदलाव के प्रयोग कर लिया जाता है, इसलिए इनको कहते हैं तत्सम। संस्कृत के सारे ये शब्द हिंदी में हूबहू यूं के यूं बिना किसी बदलाव के प्रयोग कर लिए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं तत्सम। दूसरा तद्भव। तद्भव, भव का मतलब होता है बदलना। तद्भव यानी कि उसका रूप बदल जाना। तद उसका, भव मैंने बदल जाना, उसका रूप बदल जाना, कुछ थोड़ा बदलाव। ये भी संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में थोड़े बदलाव के साथ,
ज़्यादा बदलाव नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा बदलाव उसके साथ प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आम्र, मैंने पहले लिखा था, अब लिखेंगे हम आम्र से बना आम। अब इसमें कितना बदलाव आया, केवल रे हट गई। आम्र संस्कृत में बोला जाएगा, हिंदी में बोला जाएगा आम। सर्प लिखा था संस्कृत का शब्द, उसका तद्भव रूप हो जाएगा सांप। इसी तरह से और उदाहरण देख लेते हैं तद्भव के। जैसे हस्त, हस्त से बना हाथ, मैंने लिखा था हस्त। जैसे ग्राम था, ग्राम संस्कृत का शब्द था, गांव से बन गया गांव। जैसे अग्नि से बना आग, और दधी से बना दही। तो इस तरह से हाथ, गांव, आग और दही, तो ये संस्कृत का बदला हुआ रूप है जो हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है, इसलिए इन सारे शब्दों को कहेंगे तद्भव शब्द। उसके बाद देशज या देसी शब्द, क्षेत्रीय भाषाओं के, हमारे आसपास की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, या फिर कह सकते हैं बोली, यहाँ पे भाषा की जगह पे हम बोली लिख सकते हैं, जो सामान्य हमारे जैसे हरियाणवी बोली है, उन उन बोलियों के, उन क्षेत्रीय भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यूं के यूं हिंदी में उनको मान्यता मिल जाती है, परंतु वे होते हैं लोक भाषाओं के, वो हिंदी भाषा के नहीं होते, वो क्षेत्रीय या आम बोल चाल की जो लोक भाषाएं होती हैं उनके शब्द होते हैं जो हिंदी में प्रयोग कर ले जाते हैं। इनको देशज या देसी शब्द भी कहते हैं। जैसे गड़बड़, जैसे खूंटा। अब गड़बड़ शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं है, वैसे ही किसी ने वैसे ही उच्चारण किया इस शब्द का, तो हिंदी में इसका प्रयोग जो है हो गया। इस तरह से खूंटा है, खूंटा भी वैसे ही किसी ने कह दिया होगा, और हिंदी में इसका जो प्रचलित है, जो देसी शब्द, उसका प्रचलित रूप जो है चलन में आ गया होगा। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे रोड़ा है, चस्का है, चस्का, इतने बहुत चस्का पड़ रहा है, इतने बड़े मज़ा आता है, जैसे रोड़ा है। इसी तरह से एक शब्द झटपट है, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे लोटा भी एक शब्द देसी है, इसी तरह से एक पगड़ी भी है। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो आम बोलचाल की या लोक भाषाओं के शब्द, जैसे झाड़ू है, हम झाड़ू लगाते हैं, ये भी देसी शब्द है, देसी भाषा से निकला हुआ है। तवा है अपना, बिल्कुल बिल्कुल सामान्य से जो शब्द हैं, जैसे पतीली है। इस तरह से ये सारे शब्द जो हैं देसी हैं। जैसे अब कहते हैं कई बार, भाई ये बंदा, बंदा कौन है, ये बंदा भी क्या है, ये देसी शब्द है। इसी तरह से हम जैसे चारपाई को खाट कह देते हैं, जो खाट क्या है, वो भी देसी शब्द है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो देसी शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाते हैं। लोक भाषाओं के ये शब्द होते हैं, सामान्य क्षेत्रीय भाषाओं के ये शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाते हैं। उसके बाद आता है विदेशज या विदेशी शब्द भी इसको हम कह देते हैं। विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाते हैं, अर्थात किसी प्रभाव से इनका कोई प्रभाव रहा, तो फिर ये इतना ज़्यादा प्रभाव इनका पड़ा कि ये हिंदी में प्रयोग इनका करना पड़ा किसी कारणवश, तो इनके बिना काम नहीं चला, तो इनका प्रयोग करना पड़ा। ये विदेशी जो शब्द हैं, विदेशी भाषाओं में, जैसे अंग्रेजी भाषाओं के शब्द हैं, जैसे फारसी भाषा के शब्द हैं, जैसे संस्कृत के शब्द हैं, या संस्कृत तो नहीं कह सकते हम, जैसे फारसी का है, उर्दू का है, अंग्रेजी के, ये सारे शब्द जो हैं, इंग्लिश के जो शब्द हैं, ये जो है विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, पहले हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे स्कूल शब्द है, स्कूल ये इंग्लिश का शब्द है, परंतु ये जो है हिंदी में प्रयोग होता है। स्कूल को हम SCHLL ना लिख करके हिंदी में इसको स्कूल लिखते हैं। इसी तरह से ट्रेन है, ट्रेन को हम इसी तरह से
लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से भाई ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को हम TRAC न लिख करके इस तरह से इसको लिखते हैं। लाइब्रेरी है, रेलवे स्टेशन है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द हैं जो टिकट है, और इसी तरह से बहुत सारे शब्द, जैसे कंप्यूटर है। कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी का शब्द है, परंतु इसको हिंदी में यूं का यूं प्रयोग किया जाता है। तो ये तो थे उत्पत्ति के आधार पर। हाँ, इसमें यदि पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखेंगे 4, मुख्यतः लिखेंगे मुख्यतः। परंतु इसमें जो 5वें नंबर पे आता है वो भी मुख्य है, जिसमें उसका जो 5वां रूप होगा यहाँ पे हम लिख देंगे, इसमें होगा शंकर। क्या लिखेंगे इसको? शंकर। ये वाला शंकर नहीं लिखेंगे हम, भगवान शंकर वाला नहीं, ये वाला शंकर लिखेंगे। शंकर का मतलब होता है मिश्रित, जो मिलजुल करके बना हो। तो इसके कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार के, लेकिन मुख्यतः हो गए ये 4 प्रकार के। चलिए संकर शब्द का अर्थ जान लेते हैं। संकर शब्द क्या होता है? ये जो संकर शब्द है, ये 2 भाषाओं के शब्द जो है आपस में जब जुड़ जाते हैं तो वो मिश्रित होकर के एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, जिसको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी 2 भाषाएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ रेल गाड़ी। अब ये रेलगाड़ी जो है संकर शब्द है, क्योंकि ये 2 भाषाओं से मिलकर के बना है। अब जो रेल है RAIL, ये तो अंग्रेजी का शब्द है, और जो गाड़ी है वो हिंदी का शब्द है। तो ये दोनों भाषाओं के शब्द मिलकर के एक शब्द का निर्माण करते हैं, तो इसलिए ये हो गया संकर शब्द। इसी तरह से और देख लेते हैं हम, जैसे जांच करता है कोई, जांच करता। अब कर्ता सिंपल साधारण सी बात है कि तो संस्कृत का शब्द है कर्ता, और जो जांच है वो हिंदी का शब्द है। तो 2 भाषाओं के शब्द मिलकर के संकर शब्द का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह से और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे टिकट है, टिकट और घर। अब जो टिकट है TIC टिकट जो शब्द है ये इंग्लिश का शब्द है, और जो घर शब्द है वो हिंदी का है। 2 भाषाओं के शब्द मिलकर के संकर का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह से बस, अड्डा है, बिल्कुल साधारण से शब्द हैं, आसपास बिल्कुल हमारे प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं, बस और अड्डा। अब बस जो है क्या है? BUS इंग्लिश का शब्द हो गया, और जो अड्डा है वो देसी शब्द है, अड्डा देसी, तो इसलिए ये संकर शब्द कहलाता है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे उड़न तस्तरी है, उड़न तस्तरी। अब उड़न तस्तरी, जैसे उड़न क्या है? हिंदी का शब्द है। अब तस्तरी हो सकता है, हाँ ये फारसी का शब्द हो सकता है, जैसे उड़न और तस्तरी, तो दोनों मिलकर के ये संकर शब्द का निर्माण कर रहे हैं। तो संकर शब्द किसे कहते हैं? जो 2 भाषाओं के शब्द मिलकर के एक शब्द का निर्माण करते हैं, तो वो संकर शब्द कहलाते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो बाकी का जो शब्द व्यवस्था है तो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।